जय हिंद फ्रेंड्स। तो अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 29 अक्टूबर की छात्रों की परीक्षा हो चुकी है। अब जिन छात्रों की 29 अक्टूबर को नहीं हुई है परीक्षा, अब उनकी 5 अक्टूबर को परीक्षा होने वाली है। तो 29 अक्टूबर की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे, तो उसके कुछ प्रश्न आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के साथ में मिल जाएंगे। अगर आप 50 रुपये में पीडीएफ बाई करते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको साथ में, प्लस जो 29 अक्टूबर को परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं वो भी साथ में आपको वहां पर मिलेंगे। ओनली 50 रुपीज़ में, कितने में? ओनली 50 रुपीज़ में, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी वहां पर मिलेगी। तो यहाँ पर आपको इस नंबर व्हाट्सएप मैसेज करके वहाँ पे आप लोग पेमेंट करके अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो 29 अक्टूबर की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 5 नवंबर की परीक्षा के लिए। तो एक एक प्रश्न आप अच्छे से देखिएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप लोग बाद में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो अभी लाइक कर दीजिए, इसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर जो छात्र बाय करें तो उनको टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है वो बता देते हैं। इसके बाद हम अपनी क्वेश्चंस पर वापस लौट कर आते हैं। तो इसके लिए आ जाना है आपको अपने गूगल पर आएंगे। यहाँ पर आपको सर्च करना है अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस इन हिंदी। तो ये आपको यहाँ पर अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस इन हिंदी आपको सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको सिंपली सा इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है। ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पर सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर का बटन डाउनलोड के नीचे दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार जो ओपन होकर आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है। जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको मैथ्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड डालने के लिए कहेगा। तो ये पासवर्ड उन छात्रों को पता होगा जिन छात्रों ने पीडीएफ बाई की होगी, तो वो यहाँ पर पासवर्ड डाल के अपना जो टेस्ट सीरीज है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग पासवर्ड डाल के आपको 30 सेकंड तक वेट करना है। उससे कम ही समय में आपका जो टेस्ट है वो खुल के आ जाएगा, आप लोग उसे आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने वापस क्वेश्चन पर लौट कर, जो आपके 29 अक्टूबर में पूछे गए थे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को एक एक पॉइंट वाइज आप लोग देखेंगे। तो चलिए 29 अक्टूबर में जो प्रश्न पूछे गए थे वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो यहाँ पर देखिए आपके जो पेपर का जो सेट होता है वो बहुत से सेटों में बंटकर आता है। तो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पर करा नहीं सकते, तो आपको पीडीएफ में दिए गए हैं तो उन्हें आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे थे। तो यहाँ पर आपको इस टाइप के 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपका लॉर्ड माउंटबेटन आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की युद्ध 1757 ईस्वी में नेतृत्व किया था। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम क्या है?
तो देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम क्या है? तो देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम है ब्राह्मी है। क्या है? ब्राह्मी देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम है। यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? ब्राह्मी देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम है। तो इस टाइप के आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ब्राह्मी। क्या है? देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम ब्राह्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये अशोक का 13वां शिलालेख था। कौन सा? 13वां शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 13वां शिलालेख। इसमें 13वें शिलालेख में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग आधुनिक हिंदी किस भाषा में प्रचलित है? तो आधुनिक हिंदी किस भाषा में प्रचलित है? तो आधुनिक हिंदी खड़ी बोली भाषा में प्रचलित है। किसमें प्रचलित है? खड़ी बोली भाषा में प्रचलित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली भाषा में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में श्रम आपूर्ति का मुख्य कारण है? यानी कि किसी देश में श्रम की पूर्ति कैसे होती है, उसका कारण क्या है? यानी कि किसी देश में लोग श्रम क्यों करते हैं, यानी कि मेहनत क्यों करते हैं? तो अपेक्षा, यानी कि उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं, यानी कि उनकी कुछ इच्छाएं हैं जिसको पूरा करने के लिए वो श्रम करते हैं। आय में परिवर्तन, यानी कि जब आय कम होती है तो लोग ज़्यादा श्रम करते हैं जिससे ज़्यादा आय अर्जित कर सकें। और जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या जब परिवार में परिवार बड़ा होगा तो आय ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी जिससे व्यक्ति श्रम करेगा। तो यहाँ पर किसी देश में श्रम आपूर्ति का मुख्य कारण क्या है? अपेक्षा, आय में परिवर्तन और जनसंख्या। तो ये 3 कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है। कौन सी? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी कि जो लीवर आपकी होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पासवर्ड से सुरक्षा रहती है किसकी? तो कंप्यूटर में अगर पासवर्ड होगी तो सुरक्षा किसकी होगी? तो सुरक्षा होगी उसमें फाइल्स, यानी कि जो उसमें फाइल्स स्टोरेज हैं, जो सिस्टम के अंदर फाइल हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स हैं उनकी सुरक्षा होगी। तो यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में पासवर्ड से सुरक्षा होती है फाइल्स की। तो कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे सरल ही, तो आप आसानी से कर लेंगे। तो उसके लिए आपको कोई ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डिलीट की गई कोई फाइल किस में जाती है? तो ये आपको पता ही होगा, कंप्यूटर में जो हम लोग कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो किस में जाती है? तो वो किस में जाती है? तो वो जाती है रिसाइकल बिन में जाती है। किस में जाती है? तो वो रिसाइकल बिन में जाती है। तो इस प्रकार आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर में 2 ही या 1 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन, कम से कम या फिर आया ही नहीं है या फिर 1-2 क्वेश्चन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा रिसाइकल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। किसने की थी? एलन
वी.एन. ह्यूम ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? तो यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? तो यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने चलाया था। किसने चलाया था? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। यानी जो यंग बंगाल आंदोलन की जो पीछे की पूरी कहानी थी वो थी हेनरी लुई विवियन डेरोजियो की। पूरी जो इनकी सारा श्रेय किसको जाता है? सारा श्रेय हेनरी लुई विवियन डेरोजियन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कॉपर अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में कॉपर अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? ललितपुर जिले में। किसमें? ललितपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सबसे अधिक तांबा पाया जाता है, यानी कॉपर यानी कि तांबा पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका वहां पर क्या हो जाएगा? ललितपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कॉपर सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ललितपुर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू किस त्योहार से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू किस त्योहार से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू जो है वो पोंगल त्योहार से संबंधित है। किससे है? पोंगल त्योहार से संबंधित है। किससे है? पोंगल त्योहार से संबंधित है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। जब पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है तो पूरे भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोंगल। जल्लीकट्टू पोंगल त्योहार से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोंगल त्योहार से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कौन सा जन आंदोलन किया था? तो अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन किया था। कौन सा आंदोलन किया था? असहयोग आंदोलन किया था। कौन सा? असहयोग आंदोलन किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से वस्तुओं के दाम पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर वस्तु की कमी होगी तो क्या होगा? वस्तुओं की दाम में वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। वस्तु की जब कमी होती है तो हम पता है मार्केट में जब वस्तु की कमी होती है तो क्या होते हैं? प्राइस बढ़ जाते हैं। जब वस्तु की वृद्धि होती है तो क्या होता है? प्राइस घट जाते हैं। तो यही आपको यहाँ पर बताना था। क्या होगा? सबसे पहले होगी प्राइस में वृद्धि, इसके बाद कमी। क्या होगी? वृद्धि और कमी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अगर वस्तुओं की कमी होगी तो क्या होगी? तो कीमत बढ़ जाएगी। अगर वस्तुएं बढ़ेंगी तो क्या होगी? कीमत घट जाएगी। क्या हो जाएगी? कीमत घट जाएगी। तो यहाँ करेक्ट आंसर है, पहला आंसर लिखेंगे, वस्तु में कमी होती है तो प्राइस बढ़ जाती है, यानी कि कीमत बढ़ जाती है। अगर पूर्ति जब वृद्धि होती है वस्तु में तो क्या होता है? तब प्राइस घट जाते हैं, यानी कि मूल्य घट जाते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जब वस्तुओं में कमी है तो क्या होगी? कीमत बढ़ेगी। जब वस्तुओं में वृद्धि होगी तो कीमत घटेगी। अब आ जाते हैं मैथ के क्वेश्चंस पर, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। वो क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल आसानी से आपको सॉल्व करवाएंगे। 70 से लेकर 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। सम विषम भी हम आपको साथ में बता देंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिविजिबल होती हैं। क्या होती हैं? जो 2 से डिविजिबल होती हैं। इसके बाद होती हैं विषम संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। वो क्या होती हैं? जो 2 से नहीं करती, वो सभी विषम संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? वो सभी विषम संख्याएं होती हैं। इसके बाद
तीसरा आता है भाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या कहती हैं? भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी तीसरी संख्या से कट जाती हैं। क्या है? वे स्वयं के अतिरिक्त किसी भी स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से कट जाती हैं, तो वो क्या होती हैं? वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। अब आती है बारी अभाज्य संख्याओं की। आती है किसकी? आती है अभाज्य संख्याओं की बारी आती है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी नहीं करती हैं। क्या है? जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी नहीं करती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे 3 देखेंगे तो 3 एक से कटेगा और खुद से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। जैसे 5 देखते हैं तो 5 5 से कटेगी और 1 से कटेगी। जैसे हम लोग 7 देखते हैं तो 7 1 से कटेगी और 7 से कटेगा। अब यहाँ पर 9 देखिए, 9 देखिए क्या है? 9 एक विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगी, लेकिन 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 देखिए, 9 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। जबकि अभाज्य संख्या की डिफिनीशन क्या है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के किसी भी संख्या से ना कटें, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। इसलिए 9 किस में जाएगी? 9 आपकी जाएगी किस में जाएगी? 9 आपकी जाएगी भाज्य संख्या में जाएगी। किस में जाएगी? भाज्य संख्या में जाएगी। अब हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो औसत के लिए फार्मूला क्या होता है? तो औसत के लिए आपका फार्मूला होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग कर लो। क्या है? जितनी भी संख्याएं उनका योग कर लो, बटे उनकी संख्या कितनी थी वो लिख लो। क्या है? बटे उनकी संख्या कितनी थी वो लिख लो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 70 से लेकर 90 के बीच अभाज्य संख्याएं निकालेंगे। तो 70 से 90 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या हैं? सबसे पहली है 71, दूसरी है आपकी 73, इसके बाद तीसरी आपकी हो जाएगी 79, इसके बाद 83, इसके बाद 87। क्या हो जाएगी? इसके बाद आपकी 87 हो जाएगी। अब क्या होगा? अब हम यहाँ पर करेंगे इनका योग करेंगे। क्या करेंगे? इनका योग करेंगे, इनका योग करेंगे, इनका योग करेंगे, बटे करेंगे 5। क्या करेंगे? बटे करेंगे 5। तो यहाँ पर आपकी हो जाएंगी 71, 73, 79, 83, 87। तो ये 87 जरा आप लोग सही कर लेंगे, यहाँ 87 नहीं या 89 कर लेंगे, क्योंकि 87 देखिए अगर 8 7 करते हैं तो 15 आएगा, 15 योग 3 से जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर 87 जगह आप लोग 89 कर लेंगे। तो 71, 73, 89, 79, 83 और 89 ये संख्याएं आपकी क्या हैं? ये आपकी हैं अभाज्य संख्याएं 70 से लेकर 90 के बीच। एक बार फिर से देख लेंगे, 71, 73, 79, 83, यहाँ पर 89 होगा, 87 3 से जा रही है, वहाँ पर रॉन्ग लिख गई थी इसलिए 89 यहाँ पर कर लीजिए, बटे 5 कर लेंगे क्योंकि संख्याएं टोटल 5 हैं। अब इनका योग करेंगे। क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है? आप इनको सबका योग करेंगे और योग करके आपको क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है। क्या करना है? इनका आपको 5 से डिवाइड करना है। तो योग हम करेंगे तो आएगा 395 आएगा। कितना आएगा? 395 आएगा। जब हम लोग 395 में 5 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? 5 से करेंगे तो 5 सते 35, 4 बचेगा, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा और पन्ने 45। तो यहाँ पर 79 आएगा। कितना आएगा? 79 आएगा। यानी कि जो 90 70 से लेकर 90 की भी जितनी भी सभी अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा? उनका औसत होगा 79 होगा। क्या होगा? उनका औसत 79 होगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 79 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 79। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो है कि n विषम संख्याओं, सबसे पहले तो हमें विषम संख्याओं का योग निकालना है, इसके बाद उनकी संख्या निकालनी है, कितनी संख्याएं हैं, इसके बाद ही हम औसत का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले विषम संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है? अगर कोई n विषम संख्याएं हैं तो उनके सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र होता है n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। जहाँ n पर क्या होता है? जहाँ n होती है पदों की संख्या। क्या होती है? n होती है पदों की संख्या। यहाँ पर n पदों की संख्या हो जाएगी और पदों की संख्या यानी कि n का मान निकलता कैसे है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। क्या है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 लगेगा, ये फार्मूला लगेगा।
और औसत के लिए फार्मूला क्या लगता है? औसत के लिए फार्मूला लगता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी कुल संख्याएं कितनी हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? सबसे पहले हम 1 से 100 तक की बीच के लिए कितनी संख्याएं हैं वो निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए संख्याएं निकाल लेते हैं। ये सिर्फ ये याद रखना, ये वाला सूत्र एन स्क्वायर वाला जो शुरुआत से लगता है, क्या है, 1 से लगेगा तो ये फार्मूला वैलिड है, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक की बीच के लिए हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे n का मान निकालेंगे कि पदों की संख्या कितनी है, यानी कि 1 से 100 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं ये निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको पदों की संख्या निकालनी होगी, यानी कि n का मान निकालना होगा। तो n के मान के लिए हमने सूत्र क्या लिखवाया है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद हमारा कितना है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रथम पद हमारा यहाँ पर कितना है? तो प्रथम पद हमारा 1 प्लस अंतिम पद है 99। क्या है? अंतिम पद है 99, यानी कि 1 से लेकर 9 तक है, यानी कि इनके बीच में जो विषम संख्याएं हैं तो पहली पड़ जाएगी, इसके बाद 99 विषम संख्या होगी, 100 तो सम होगी। तो अंतिम पहला 1, अंतिम 99। तो क्या करेंगे? 1 प्लस 99 बटे 2, तो यानी कि 100 बटे 2, यानी कि n का मान कितना आ जाएगा? तो n का मान आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। कितना आएगा? n का मान 50 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे n का मान, यानी कि विषम संख्याओं का योग कितना होगा ये निकालेंगे। तो विषम संख्याओं का योग के लिए सूत्र क्या लगता है? तो इसके लिए लगता है n स्क्वायर लगता है। क्या लगता है? इसके लिए सूत्र लगता है आपका n स्क्वायर लगता है। क्या लगता है? इसके लिए सूत्र लगता है आपका n स्क्वायर। तो n स्क्वायर यानी कि 50 इंटू 50 इसका मान आएगा। कितना आएगा? 50 इंटू 50 संख्याओं का योग आएगा। अब हमको औसत का सूत्र लगाना है। क्या करना है? औसत का हम लोग सूत्र लगाएंगे। तो औसत बराबर कुल पदों का योग, तो 50 इंटू 50 था। टोटल पदों की संख्या कितनी थी? 50 थी, तो 50 से 50 चला जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा, औसत कितना होगा? औसत होगा 50 होगा। कितना होगा? 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? सभी विषम संख्याओं का औसत होगा 50 होगा। कितना होगा? 50 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्री तथा पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। 9 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात 5:11 हो जाता है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे पुत्री की वर्तमान आयु x है, पिता की वर्तमान आयु 4x हो जाएगी। ये आपको कॉपी में नोट कर लेना है। अब देखिए अनुपात यहाँ पर हमको दिया गया 1:4, तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया, तो हमने एक कितना मान लिया? तो इनका मान लिया x और 4x मान ली इनकी आयु। अब क्या करना है? 9 वर्ष बाद, यानी कि x प्लस 9 बटे 4x प्लस 9। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:11 हो जाता है। अब इसको हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11x प्लस 99। क्या है? 11x प्लस 99, क्योंकि जब x प्लस 9 में 11 का गुणा करेंगे तो 11x प्लस 99 बराबर 5 चौको 20x बनेगा, प्लस 45 बनेगा। क्या बनेगा? प्लस 45 बनेगा। अब क्या करेंगे? 11x को इधर लेके जाएंगे, 45 को उधर लेकर जाएंगे। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 9x बराबर 54 आएगा। कितना आएगा? 9x बराबर 54। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 9x बराबर 54, तो x बराबर आ जाएगा 54/9 आ जाएगा। इसके इसका डिवाइड करेंगे 54/6 आ जाएगा। सॉरी 9 ही आएगा यहाँ पर आपका। 9x बराबर 54 था, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर आपका हो जाएगा 54/9। 9 से करेंगे न छक्का 54, तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? x की वैल्यू जो आएगी वो 6 वर्ष आएगी। कितनी आएगी? 6 वर्ष आएगी। तो यानी कि पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्री की आयु हो जाएगी 6 वर्ष और पिता की आयु हो जाएगी 24 वर्ष। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। जो दिया होता है वही आपको लिखना होता है। जैसे एक बार इसको फिर समझ लेते हैं। जैसे पिता की आयु वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया था 1:4, तो हम मान लेंगे पुत्री की आयु x, पिता की आयु थी 4x, तो अनुपात 1:4 आ गया। 9 वर्ष बाद, यानी कि जब इसकी आयु बड़ी होगी 9 वर्ष x प्लस 9 हो जाएगी, ये हो जाएंगे 4x प्लस 9। इनका जो अनुपात है वो हो जाता है 5:11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:11 हो जाता है। अब इनका तिर्यक गुणा करेंगे।
तो हम लोग इसका त्रिया गुणा करें तो 11x प्लस 99 बनेगा। उधर आपका चले जाएगा 5 को 20 प्लस 45, क्या बनेगा 11x प्लस 99 बराबर 20x प्लस 45, ये आपका बनेगा। अब इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके जाइए, तो 20x में 11x जाएगा तो 9x बचेगा, और उधर आपको 99 में 45 चले जाएगा तो 54 बचेगा। अब क्या करना है, x बराबर आपको कर लेना है 54/9, 9 छक 54, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा x बराबर आपका 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा x बराबर आपका 6 आ जाएगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और x की वैल्यू हमने मानी थी, पुत्री की आयु मानी थी, किसकी मानी थी, पुत्री की आयु मानी थी, तो पुत्री की आयु हो जाएगी 6 वर्ष। अगर पिता की पूछता है तो 4 × 6 यानी कि 24 वर्ष हो जाएगी। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भाग है, तब हमको दिया गया है 15/3 प्लस 7 - 6 × 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 15 है, डिवाइड लगा हुआ है तो डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस लिख लेंगे। क्या है, डिवाइड का अर्थ है प्लस। अब क्या लिखा है, प्लस हो गया यहाँ पर +3 प्लस लिखा है, प्लस की जगह क्या है, प्लस का अर्थ है यहाँ पर डिवाइड, क्या है डिवाइड है, ये हो जाएगा 7 माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है गुणा है, क्या है माइनस का अर्थ है गुणा, तो 6 कर देंगे। और गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ है -4 हो जाएगा। तो इसमें अब हमको क्या करना है, अब इसमें हमको करना है सबसे पहले डिवाइड करना है। क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है 15 प्लस 3/7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/7 इंटू 6 -4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 इंटू -4 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका इसमें गुणा करते हैं, छतियाँ 18/7 बन जाएगी, कितना बन जाएगा 18/7 बन जाएगा। यानी कि क्या हमारा बनेगा 15 प्लस 18/7 -4, ये आपका बनेगा। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले 15 में -4 घटा देते हैं तो हमको मिलेगा 11 मिलेगा, क्या मिलेगा 11 प्लस 18/7 मिलेगा। अब इसका क्या लासा लेके तिर्यक करके गुणा आपको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर जो हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो 77 प्लस 18/7, तो ये आपका बन जाएगा 95 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 95/7। तो इसका मान कितना हो जाएगा 95/7, इसका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 95/7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपसे करवाया था, जो हमने आपको लाभ प्रतिशत पढ़ा रहे थे सिंपल, तब उसमें हमने इसका सूत्र आपको बताया था अच्छा सा। अगर लाभ परसेंट निकालना है, जब वस्तुएं बात की जाती है तो क्या करते हैं, वस्तुओं को घटाते हैं, यानी कि जो वस्तुएं आती हैं, जैसे 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे लाभ परसेंट का सूत्र। ये वाला एक बार देख लेते हैं। लाभ यानी कि अगर इसे मान लेते हैं ये वस्तु है और ये बी वस्तु है, तो यहाँ पर इसके लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है वो आप लोग नोट कर लीजिए। इसका सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी होता है, यानी कि लाभ निकालेंगे बट यहाँ पर लिखेंगे विक्रय वस्तु कितनी, जितनी वस्तु विक्रय की है इंटू 100 लिखेंगे, कितने लिखेंगे इंटू 100। ये आप यहाँ पर ये वाला सूत्र लिख लेंगे, क्योंकि ये सूत्र ही हमने आपको पहले भी बताया था, ऐसे ही आपको ये सूत्र लगाना है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर आपका दिया गया है, यहाँ पर 21 दिया है, कितना दिया गया ए बराबर 21, 15 यानी कि बी बराबर आपको दिया गया है 15 दिया गया, कितना है बी बराबर आपको 15 दिया गया है। अब हमको लाभ परसेंट का सूत्र डायरेक्ट लगाना है, जो भी हमने आपको बताया है। तो लाभ परसेंटेज ए माइनस बी, यानी 21 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, और नीचे रखा जाएगा 15 ही रखा जाएगा, यानी कि जो वस्तुएं विक्रय की थी वो रखा जाएगा इंटू 100 रखा जाएगा। अब क्या करना है, इसका डिवाइड कर देना है 3×5 15 से, कितना 3×5 15, 3 दूनी यहाँ पर ऊपर चले जाएगा 3 दूनी 6, नीचे 3×5 15, और इसका डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ से 5 से अगर ऊपर डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20×5 100, इधर आया 20 दूना 60, यानी कि 20 दूना 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 दूना 40, यानी कि उसे लाभ कितना हुआ, तो उसे लाभ हुआ 40% लाभ हुआ, कितना हुआ
40% लाभ हुआ। एक बार फिर सूत्र आप लोग देख लें, परसेंटेज के लिए क्या होता है, वस्तुओं में सबसे पहले लाभ निकालते हो, कितनी वस्तु का लाभ हुआ उसको, तो उसको हुआ कितने वस्तुओं का लाभ हुआ, 21 माइनस 15 वस्तुओं का लाभ हुआ, बटे जितनी विक्रय की जाती उतनी लिखी जाती इंटू 100। तो यहाँ पर 21 माइनस 15 यानी कि कितना हुआ जाके, 21 माइनस 15 इंटू 6 यानी कि 6 वस्तुओं का लाभ हुआ कितने पर, 15 वस्तुओं को बेचने पर, इंटू 100 करते हैं। तो यहाँ से जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 20 आएगा। 20 का इसमें गुणा करेंगे तो 20 दूना 40 आएगा, कितना आएगा 40 आएगा। तो यानी कि उसको कितना परसेंट लाभ हुआ, उसको लाभ हुआ 40% लाभ हुआ, कितना हुआ 40% लाभ हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4% वार्षिक दर से 2% की साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के लिए हमने आपको एक सूत्र लिखवाया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सूत्र लिखवाया था, अंतर जो आप लोगों का आता है उसके लिए सूत्र क्या हमने लिखवाया था, उसके सूत्र लिखवाया था पी यानी कि मूलधन बटे आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर नहीं, यहाँ पर लिखी जाती है आपका टाइम लिखा जाएगा, तो कितना लिखा जाता है, टाइम लिखा जाता है, यानी कि कितने वर्ष के लिए, कितने कितने वर्ष के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपका सूत्र क्या लगा था, यहाँ पर एक बार सूत्र आप लोग देख लेंगे फिर से। आवश्यक अंतर यानी कि जो अंतर निकाला जाता था उसके लिए पी यानी कि मूलधन बटे रेट यानी कि दर बटे 100 बटे यहाँ पर टाइम यानी कि कितने वर्ष के लिए लिया गया, यही फार्मूला लगा के हम लोग आंसर निकालेंगे। यहाँ पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष है, क्या है 2 वर्ष है, यहाँ पर कर लेंगे 2% काट के 2 वर्ष आपको कर लेना है। यहाँ पर हमसे देखिए क्या दिया, क्या क्या दिया गया, सबसे पहले ये लिख लेंगे। तो रेट आपको दी गई है 4%, टाइम दे दिया गया है आपको, टाइम दे दिया गया है 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष, और अंतर आपको दिया गया है 8 दिया है, कितना दिया गया 8 दिया गया। हम सूत्र में डायरेक्ट आपको वैल्यू रख के दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आवश्यक अंतर कितना है 8 है, पी हमको निकालना है, रेट हमको 4 दी गई है, तो यहाँ पर 100 कर देंगे बटे टाइम कितना 2 वर्ष के लिए, कितना 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर अंतर हमारा 8 था, पी हमको निकालना है, रेट हमारी 4 है बटे 100 लिखेंगे, टाइम कितना है 2 वर्ष है, कितना है 2 वर्ष है। इसका इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, कितना आएगा 25 आएगा। तो इसको हल करने पर थोड़ा हमारा और सिंपल हो गया, 8 बराबर पी 1/25 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखिए आया था 8 बराबर पी इंटू 1/25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पर 25 का वर्ग कर लेते हैं, 625 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 625। तो 8 बराबर आ जाएगा पी इंटू 1/625। अब ये क्या होगा, ये आपका इधर नीचे है तो उठकर उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी बराबर आपका हो जाएगा 8 इंटू 625, क्या हो जाएगा 8 इंटू 625, गुणा कर लेंगे 8 45 के, जीरो हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 2, 8 छंग 48 और 2 50, तो यानी कि 5000 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन आपका पी आ जाएगा 5000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मूलधन आपका आ जाएगा 5000, कितना आ जाएगा 5000 आपका मूलधन आ जाएगा। एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं, 625 इंटू 8 करना है, तो 8 45 के, जीरो हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 2, इसके बाद 8 छंग 48, 2 50, तो 5000 इसका हो जाएगा, मूलधन ज्ञात करो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 5000, कितना मूलधन था 5000 मूलधन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यदि x प्लस वाई, क्या है, यदि x प्लस वाई, यदि x प्लस वाई बराबर 3 हो, क्या है, यदि x प्लस वाई बराबर 3 हो, तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy प्लस 3 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर इस टाइप का सवाल यदि आपको दिया जाता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले इसमें देखना है आपको दिया क्या गया है। तो यहाँ पर हमको x प्लस वाई बराबर 3 दिया गया है, अब हमको पूछना है कि यहाँ पर x की 3 प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब मान हमसे कह रहा है।
और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किस में आता है ये आपको पता होना चाहिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किस में आता है, ये आपका आता है ए प्लस बी का होल क्यूब में। तो यानी कि यहाँ फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर यही फार्मूला लगाएंगे, एक्स प्लस वाई हमको दिया गया है बराबर 3, दोनों तरफ होल क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ आपको होल क्यूब कर देना है। तो इधर हम लोग होल क्यूब खोलेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, यहाँ पर एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है तो यहाँ पर बनेगा एक्स प्लस वाई का होल, क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्टक में एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा कोष्टक में। इतना आप ध्यान रखेंगे। उधर हमारा हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उधर हमारा 27 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यही वैल्यू हमको बिल्कुल एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो यहाँ रखी है वो हमको यहाँ पर रख देनी है, यानी कि ये रख देंगे 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ, यहाँ पर हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसके बाद प्लस 3xy कोष्टक में एक्स प्लस वाई, क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर उधर था हमारा 27। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है हमारी 3 है। कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 रखते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस के 9xy, क्या मिलता है, प्लस के 9xy मिलता है। क्या मिलता है, प्लस के 9xy मिलता है। क्या मिलता है, प्लस के 9xy मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हमको प्लस के 9xy मिल रहा है और इधर हमारा बराबर में कितना हमको मिल रहा था, बराबर में हमें मिल रहा था प्लस का 27 मिल रहा था। कितना मिल रहा था, प्लस का 27 मिल रहा था। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए यहाँ पर प्लस 3 चाहिए। कितना चाहिए, प्लस 3 और चाहिए। यहाँ पर ये माइनस लिखा है, यहाँ पर कर लेंगे प्लस है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy है, यहाँ पर माइनस नहीं है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy बराबर इधर 27 है, लेकिन इधर हमको 9xy के साथ में प्लस 3 है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 3 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 जोड़ देंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy प्लस 3, और इधर आपका आया था 27 में, क्या करेंगे 27 प्लस 3। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy प्लस 13 बराबर आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो जिसका हमसे मान पूछा गया था तो वही मान हमारा आ गया है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस, यहाँ माइनस की जगह आप लोग प्लस कर लेंगे, प्लस 9xy प्लस 3 का मान कितना होगा, 30 होगा। कितना होगा, इसका मान होगा 30 होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 30 वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 30% दूसरी की 1/6 गुना है तब दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हमारा प्रश्न है, एक संख्या 30% दूसरी की 1/6 गुना है तब दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्या हम मान लेंगे, एक संख्या x है दूसरी संख्या y है। क्या है, एक संख्या x है दूसरी संख्या y है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यक्स का 30% करेंगे। क्या करेंगे, यक्स का 30% करेंगे, यानी कि बटे 100 कर देंगे। बराबर कितना है, वाई का क्या है, वाई का 1/6 है। कितना है, वाई में वाई का 1/6 है। यहाँ पे 0 से 0 चला जाएगा, क्या करा जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, ये 10 उधर जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग x/y निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 10/18 आएगा। कितना आएगा, 10/18 आएगा, क्योंकि 3 वाला इधर 6 में गुणा होगा तो 18 हो जाएगा, 10 वाला उधर जाएगा, y इधर आ जाएगी। तो x/y बराबर 10/18, 2 से और यानी कि इसको 2 से और काट देते हैं तो 5/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/9। अब ये संख्या नहीं कटेगी तो x/y का अनुपात कितना हो जाएगा, x अनुपात y का मान हो जाएगा आपका 5:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:9। इसे एक बार फिर से देखेंगे, जैसे x का 30% क्या है, x का 30% तो हो जाएगा, 30% हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा,
उधर y का कितना है, y का है 1/6 गुना है, कितना 1/6 गुना। तो यहाँ से ये 0 से 0 चला जाएगा। अब ये आपका जो y है ये इधर उठ के आएगा तिर्यक गुणा में, और ये 10 उधर जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा x/y बराबर आपका बनेगा 10/18 बनेगा। क्या बनेगा, 10/18 बनेगा। इसको 2 से और काट देंगे तो ये आएगा आपका 5/9 आएगा। कितना आएगा, 5/9। तो x और y का जो अनुपात है, x अनुपात y बराबर आएगा 5:9 आएगा। क्या आएगा, 5:9 आएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दोनों संख्याओं का अनुपात होगा 5:9 होगा। क्या होगा, दोनों संख्याओं का अनुपात होगा 5:9। तो यहाँ करेक्ट आंसर 5:9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 2070 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तब उसे कितने रुपए में बेचें कि 25% का लाभ हो। क्या हो, जब हम 270 रुपये में बेच रहे हैं तो 15% का लाभ हो रहा है, तब उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि 25% का लाभ हो। कितने परसेंट का लाभ हो, 25% का लाभ हो। यानी कि अगर हम वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि 25% का लाभ हो। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसी वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर 15% लाभ होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु की कीमत कितनी होगी। तो सबसे पहले क्रय मूल्य को निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है जितनी आपका क्या है, जितना आपका विक्रय मूल्य है इंटू 100 करेंगे बटे 100 प्लस लाभ, जितना आपका जितना भी परसेंट लाभ है। जैसे यहाँ पर 15% लाभ है तो यहाँ पर 15% ऐड किया जाए, यानी कि जो परसेंट हटा दिया जाएगा, सिर्फ 15 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग रखते हैं वैल्यू क्रय मूल्य की, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य निकालने के लिए तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य है हमारा 2070 प्लस यहाँ करेंगे इंटू बटे करेंगे 100 प्लस करेंगे 15। कितना करेंगे, 100 प्लस 15 करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2070 इंटू 100 बटे यहाँ पर आपका हो जाएगा 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, पूरा हल करेंगे। इसको करने के बाद तो यहाँ पर आपकी जो क्रय मूल्य आएगा वो आएगा 1800 रुपये आएगा। कितना आएगा, 1800 रुपये, यानी कि वो वस्तु कितने रुपए की थी, 1800 रुपये की थी। अब क्या है, अब हम इस वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि हमको 25% का लाभ हो। क्या हो, 25% का लाभ हो। तो यहाँ पर नया विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर हम 25% लाभ लें तो नया विक्रय मूल्य का क्या सूत्र होगा, यहाँ पर नया विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले जो क्रय मूल्य है, क्या है, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 25%, यानी कि क्रय मूल्य पर हमें 25% का लाभ और चाहिए। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य लिखेंगे इंटू कितना चाहिए, 25% का लाभ और हमको चाहिए। क्या चाहिए, 25% का लाभ हमको और चाहिए। तो यहाँ पर क्रय मूल्य सबसे पहले लिखेंगे, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य था हमारा 1800 प्लस क्रय मूल्य 1800 पर हमको 25% का लाभ और चाहिए, यानी कि 25% हटाएंगे तो नीचे 100 जाएगा, 0 से 0 चले जाएंगे तो 18 इंटू 25 आएगा। कितना आएगा, 18 इंटू 25। तो इधर आपका हो जाएगा 1800 प्लस 18 इंटू 25। तो यहाँ पर 1800, ये आएगा आपका 450। अब 450 और 1800 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2250 आ जाएगा। यानी कि नया विक्रय मूल्य कितना होगा, 2250। यानी कि अगर हम 2250 रुपये में वस्तु को बेचें तो हमें 25% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। तो यहाँ पर आपको कितने 25% लाभ लेने के लिए हमको वस्तु को 2550 रुपये में बेचना पड़ेगा, सॉरी 2250 में बेचना पड़ेगा। अगर आपसे यहाँ पर सीधे क्रय मूल्य ही पूछता है तो क्रय मूल्य आपका 1800 रुपये आएगा। क्या आएगा, क्रय मूल्य 1800 रुपये आएगा। यानी कि अगर हमको लाभ बढ़ा के निकालना है तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना होगा। क्या होगा, सबसे पहले हमको क्रय मूल्य निकालना होगा, क्रय मूल्य के बाद ही आप लाभ निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, हिंदी इंग्लिश के भी क्वेश्चंस कुछ थे तो उनको भी देख लेते हैं। तो ल्योर का सिनोनिम है, तो ल्योर मीन्स क्या होता है, ल्योर मीन्स होता है चारा। क्या होता है, चारा होता है। यानी कि चारा अगर उसके भाषा में कहें तो जाल बिछाना होता है, अगर जानवर की भाषा में कहें तो यहाँ पर चारा का मतलब है भोजन। तो यहाँ पर जो ल्योर है, ल्योर का सिनोनिम हो जाएगा, चारा का सिनोनिम हो जाएगा डीकोय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीकोय ल्योर का सिनोनिम हो जाएगा।
इसके बाद है स्वागतम सर्ग में उपसर्ग है कि स्वागतम शब्द में उपसर्ग आपको बताना है कि स्वागतम शब्द में उपसर्ग क्या है। तो यहाँ पर देखिए स्वागतम शब्द में उपसर्ग है, तो सबसे पहले स्वागतम के हम दो टुकड़े करेंगे। तो ये हो जाएगा सुधन आगतम, क्या हो जाएगा, सुधन आगतम से मिलकर बना है स्वागतम। क्या बना है, सुधन आगतम से मिलकर बना है स्वागतम। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आगे जो सु होता है, यानी कि जो शब्द के आगे जुड़ा होता है, मूल शब्द के जो आगे जुड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग, और जो पीछे जुड़ा होता है उसे कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर स्वागतम का उपसर्ग क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा। तो स्वागतम शब्द में उपसर्ग क्या है, सु था। क्या था, सु था। इसके बाद है जो कहा ना जा सके, क्या है, जो कहा ना जा सके। तो जो कहा ना जा सके वो क्या है, अकथनीय है। क्या है, अकथनीय है। तो पीडीएफ में इसके सभी मैंने जितने मुहावरे हैं वो सभी करवा दिए हैं, तो उसमें आप लोग वहाँ पर देख लेना, सभी मुहावरे याद कर लेंगे। जो कहा ना जा सके, तो जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अकथनीय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अकथनीय कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकथनीय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ पैर चलाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो हाथ पैर चलाना मुहावरे का क्या अर्थ है, कोशिश करना। क्या है, कोशिश करना। हाथ पैर चलाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो हाथ पैर चलाना मुहावरे का अर्थ है कोशिश करना। इसके बाद है जब मैं खाना खा चुका था तब तुम आए, यह वाक्य कैसा है। तो यहाँ पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो जब मैं खाना खा चुका था तब तुम आए, यह कैसा वाक्य है, तो यह एक सरल वाक्य है। क्या है, यह एक सरल वाक्य है। क्या है, यह एक सरल वाक्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको एक दिया गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया गया। क्या दिया गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया गया है। इसको आपको बदलना है इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पर ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव ए टेलीस्कोप। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आई हैव ए टेलीस्कोप, यानी कि ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी कि मेरे पास एक टेलीस्कोप है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें पास्ट फॉर्म लगती है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है ही सैड आई हैव ए टेलीस्कोप। यहाँ पर सबसे पहले चेंज करेंगे ही, तो ही ऐसा ही रहेगा। जब आपके सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो सैड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो हो जाएगा ही सैड। क्या हो जाएगा, ही सैड दैट हो जाएगा। इसके बाद आई को चेंज करेंगे, यानी कि आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो हो जाएगा दैट के आगे हो जाएगा ही, क्योंकि आगे ही लगा है तो यहाँ पर ही आ जाएगा ही। और हैव को चेंज करेंगे, ही हैड। क्या हो जाएगा, ही हैड ए टेलीस्कोप। क्या हो जाएगा, ही हैड ए टेलीस्कोप। तो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगले पास्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, यानी कि पास्ट की सहायक क्रिया लगती है। यानी कि प्रेजेंट होगा तो पास्ट में बदला जाएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूट में, प्रेजेंट परफेक्ट में तो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ही सेड दैट आई हैड ए टेलीस्कोप, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनेगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन से जो आपके 29 अक्टूबर के एग्जाम में पूछे गए थे, और जो आपके अदर क्वेश्चन वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो आप उसे ले सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।